अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो तब्दीलियाँ जितनी तेज़ी से रौनुमा हो रही हैं वो कल के जलसे के बाद से PDM का जो गुजरांवाला में हुआ और जिस किस्म की तकारीर उसमें की गई, यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी रिवायत थी उसमें जो है ये कुछ नए कंपोनेंट जो है वो शामिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो है वो फ़रीक हमारे सामने है, जिसमें एक फ़रीक यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की आवाम है, जो तमाम तर हालात में यकीनन इस बयानिए में जो अपोजिशन लेके चल रही है इसमें बड़ी हद तक जो है वो आवाम की बात की जाती है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ हमारे सामने आती है वो ये आती है कि कोई लाएमल जो है वो नहीं दिया जाता कि जिसके बाद जो है वो हम ये महसूस कर सकें कि शायद अपोजिशन के पास, जैसे कि हुकूमत भी जो है वो अपने दावों से पीछे नहीं हटती है। हुकूमत का जो बयानिया था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है PTI की गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है और उस मुख्तलिफ सूरत हाल में जो है यकीनन पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक बड़ा वाज़े वैक्यूम जो है वो पैदा होता जा रहा है, जिसकी एक वाज़े मिसाल जो है वो हमने कल के जलसे में देखी और कल होने वाला कराची में जो जलसा है वो एक और वाज़े दलील के तौर पर हमारे सामने आएगा। सियासी हालात में जो है वो मुसलसल कशीदगी जो है वो पाई जाती है। क्या रवैया है, और ये वो रवैया है कि जिसके बाइस आज महसूस होता है कि सियासी इख्तलाफात जो है वो इस नहज पे पहुंच गए हैं। रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन कोई मफाहमत की बात नहीं हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान फरमाते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो वापस लाया जाए। अब वो शाही जो जेलें हुआ करती थी, जिसको जो है वो यकीनन जो है वो एलीट क्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं वो प्रोटोकॉल भी जो है वो नहीं मिलेगा। ये सियासी तलखी जो है वो दिन ब दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि बढ़ती चली जा रही है। क्या पाकिस्तान के हालात जो है वो इस हद तक जो है वो इस जो तलखी है इसको किस हद तक जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिद्दीकुल फारूक साहब, उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान बसरा साहब, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे आजिज़ जामरा साहब, और तजिए के लिए हमने दावत दी है जान अचकजई साहब को। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाना चाहता हूं। ये तलखियां जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, कोई वे आउट हमें नहीं नजर आता है, कोई सालिस हमें नहीं नजर आता है। ये मामला कहां जाके ठहरेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब। अगर तो एजेंडा और मंजिल पाकिस्तान हो तो फिर जिस तरह अपोजिशन ने तहरीक लब्बैक के धरने में PTI की हुकूमत का साथ दिया, भारतीय जारहियत में इस हुकूमत का साथ दिया, फिर इस कोविड-19 में जिस तरह साथ देने की कोशिश की और हाथ झटक दिया गया, तो फिर तो मामलात चल सकते हैं अगर हाथ न झटका जाए क्योंकि वो तामुन था पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए। साहब, लेकिन अब तो चीजें बहुत आगे चली गई है। एक तरफ इजराइल एजेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ इंडियन एजेंट की बात हो रही है। आपने फरमाया ना कि यहां तक क्यों पहुंची है। मैंने अर्ज किया कि अगर ये मामला इनके सामने पाकिस्तान का एजेंडा होता और ये समझते तो मामलात ये कि मसाइल हल होते, लेकिन ये चूंकि नालायक हैं, इन्हें कुछ पता नहीं, ना विजन है, ये कहीं और किसी और एजेंडे पर है। दूसरी, मैं एकदम आपके इंडियन एजेंडे की बात करूं। पहली बात तो ये है कि क्या नवाज शरीफ ने इंडिया को कोई रियायत दी? क्या नवाज शरीफ ने इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके नहीं किए? क्या मुखालिफत के बावजूद CPEC शुरू नहीं किया? क्या नवाज शरीफ ने इंडिया को सलामती काउंसिल की सीट के लिए वोट दिया या इमरान खान ने दिया? क्या नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो क्या इंडिया गए और नई दिल्ली बैठ के पाकिस्तान फौज को जो गालियां दी जा सकती थी, जो बुरा भला कहा जा सकता था कहा, या इमरान खान ने कहा, या वहां टीवी पे क्या कहते रहे? तो नवाज शरीफ ने कौन सा इंडिया को रियायत दी? बल्कि नवाज शरीफ ने तो इंडिया का नाथका बंद किया। इंडिया के 5 के मुकाबले में 6 धमाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिजेक्ट करके किया। 5 टेलीफोन कॉलें नहीं रिसीव की, उनका जवाब दिया कि हम नहीं आपकी मानते, हम अमेरिका माजी में, ये नवाज शरीफ की तकरीर है कि हमारा तजुर्बा है कि माजी में अमेरिका हमारी मदद को नहीं पहुंचा, इसलिए हम धमाके करेंगे ताकि हमारे अपने हाथ में ये इख्तियार हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट मसला, दूर दूर तक जो है वो कोई नहीं दिखाई देता कि ये मामला जो है इसको मफाहमत के साथ जो है वो हल कर लिया जाए।
देखिए, जब हम अब तो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मफादात की बात है। अवाम को इन्होंने भूखा मार दिया है, बेरोज़गार कर दिया है, मईशत को तबाह कर दिया है। खारजा पॉलिसी का ये आलम है, कश्मीर पे नारे मारते थे, 3 से चौथा वोट नहीं आया और कश्मीर मोदी ने हजम कर लिया। जिस मोदी के बारे में ये कहते थे ये बड़ा ईमानदार आदमी है, ये कामयाब हो गया तो इससे बात होगी कश्मीर की, इन्हें तो ये भी पता नहीं चला। यहाँ बैठ के मीटिंग हो रही थी, शाम को मोदी ने कश्मीर हजम अपना जो है वो हड़प कर लिया, इन्हें तो ये तक पता नहीं। तो ये किस किस्म के लोग हैं? ना आवाम की परवाह, ना रियासत की परवाह, ना गवर्नेंस की परवाह, ना पाकिस्तान के मफादात की परवाह। और फिर ये भी कहते हैं कि जी ISI को पता होता है वज़ीर आज़म क्या कर रहा है। अब ISI पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि वो जासूसी करती है। और जो ये कहते हैं कि जी फौज हमारे साथ एक सफ़े पर है, जितनी नाकामियां हैं, जितनी घटियापन है, जितनी दवाई की कीमत, ये फौज पर लगा दिए। एक जुमला, ये सारा ये उन्होंने लगाया ना, और सारा इल्जाम बाकी कुछ बचा था वो सब आपने लगा दिया। तो गोया जितनी खराबियां हैं वो कहते हैं ये फौज है। मैं नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम नहीं लगाया, नवाज शरीफ साहब ने हकीकत की बात की है। नवाज शरीफ साहब ने पूरे इदारे की बात नहीं की, इन्होंने कहा ISI जानती है। नवाज शरीफ ने एक बंदे की बात की है। एक बंदा, वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस हो, वजीर आजम हो, वो आते जाते हैं। आर्मी चीफ के जाने से फौज खुदा न खास्ता नहीं चली जाती। आर्मी चीफ रिटायर हो जाए तो फौज रिटायर नहीं होती, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये नई रिवायतें जो हैं ये यकीनन पाकिस्तान को जिस तरफ लेके जा रही हैं, सूरत हाल क्या बनेगी? उस्मान बसरा साहब, कोई तलखियों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, बल्कि बेपनाह इजाफा जो है वो डे बाय डे हमें नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछले प्रोग्राम में मैं आपके साथ शामिल था और आपका सवाल यही था कि मुफाहमत और तलखियां। अभी कल ही तकरीर की है एक इश्तहारी आदमी ने, जो पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का इश्तहारी है और सजा याफ्ता मुजरम है। अब जो लबो लहजा, जो नरेंद्र मोदी और रॉ का बयानिया उठा के 3 दफा का बदकिस्मती से वजीर आजम इस तरह की तकरीर करेगा, और उससे भी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी की उसकी गुलामी में है, उस खानदान की, तो फिर तलखियां तो बढ़ेगी। पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। जब आप उस फौज के सरबराह की तज़हीक करेंगे, उसको सियासत में घसीटेंगे, उससे सवाल करेंगे और इस तरह की तज़हीक का रवैया इख्तियार करेंगे, तो तलखियां बढ़ेगी। मेरे जैसे करोड़ों लोग साहब, लेकिन 3 दफा का वजीर आजम को अगर आप इस तरीके से कोरिलेट करेंगे कि ये रा का एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है, ये भारतीय बयानिया लेके चल रहा है, ये क्या है? अच्छा मंसूर, मैं अब इस जो सवाल आपने किया है, मुझे मेरी इस लॉजिक को समझ लीजिए। पाकिस्तान के कौमी मुफाद के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वोट देना और दिलवाना, फेटअप में पाकिस्तान के कौमी मुफाद के खिलाफ, इसको गद्दार नहीं कहते, इसको भारत का बयानिया नहीं कहते। कौन चाहता है पाकिस्तान की फौज कमजोर हो? वोट तो भारत को आपने दिया। कौन पाकिस्तान की फौज के ऊपर सियासी इंटरफेरेंस का इल्जाम लगाता है? रॉ। कौन पाकिस्तान की नई दिल्ली में बैठ के आपने फौज की वजह से उसको कमजोर करना चाहता है? भारत। कौन उसका नैरेटिव लेके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज पे हमलावर है? नवाज शरीफ। अच्छा जी, ये गद्दार नहीं है, हम वापस लेते हैं लफ्ज। आप मुझे बताइए कि एक आदमी खुल के नरेंद्र मोदी और रॉ के बयानी के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अस्करी इदारे, पाकिस्तान के निजाम अदल को गाली देने पर उतरा हुआ है, इसको गद्दार नहीं कहते। बसरा साहब, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ ना, 2.25 साल का अरसा है, इसमें आप सियासी इख्तिलाफात को इस नहज पर ले गए कि जिसके बाद ये शक्ल सामने आई। ये चूरन नहीं बिकेगा। अच्छा मंसूर जी, मैं बड़ा हैरान हूं कि हम लेके इस नहज के ऊपर, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना चीजों को जो है वो मेंटेन करके आगे लेके चलना, वो नहीं हो सका। मैं समझा नहीं मंसूर। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है अपोजिशन को साथ लेके चलना, लेकिन चोर चोर के बयानिए के साथ, आज गद्दार का बयानिए के साथ जो है वो सियासी माहौल वो नहीं रहा। ये चीजें आज इस नहज पे एक दिन में नहीं पहुंची हैं। अच्छा मंसूर, आप मुझे बता दीजिए, चले मैं आपसे बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, आपको हम एज अ मीडिएटर खड़ा कर लेते हैं। पाकिस्तान की नैब का एक कानून है, उस कानून के तहत नवाज शरीफ को सजा हुई है, उसको चोरी में सजा हुई है,
उस पर चोर ना कहें और खुदा के लिए उसको क्या कहें? नहीं, बिल्कुल कहते हैं बसरा साहब, बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल आप कहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी था कि आप जो है वो कुछ कहने के बजाय जो है निजाम में इतनी इस्लाहात ले आते कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त मौजूदा जो सियासी हालात हैं और जिसमें मुसलसल हम देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके बाइस ऐसा महसूस हो सके कि पाकिस्तान को इन हालात से निकालने के लिए जिस मफाहमत की ज़रूरत है, जिस म्यूचुअल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, वो हमें किसी सतह पर भी नज़र जो है वो नहीं आ रही है। जाना चकज़ई साहब, पार्लियामेंट का किरदार जो है वो मुकम्मल तौर पे ऐसा नज़र आता है कि वो ख़त्म हो गया है। जो जहाँ ये सारे मसले मसाइल हल होने थे वहाँ पर जो है वो अब जो है कोई ऐसा किरदार जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। अपोजिशन जो है वो सड़कों पे आके अगर जो है वो सवाल कर रही है तो उसका जवाब जो है वो हुकूमत की जानिब से भी इसी तनाजुर में दिया जा रहा है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। माजी की बात कर ली जाए तो माजी में जो है वो कहीं ना कहीं से कोई पेनिट्रेशन होती थी, कोई सालिश जो है वो आके सेटलमेंट की तरफ आपको ले जाता था, वो सारी सूरत हाल भी नहीं है। तो ये मामला जाएगा कहाँ? देखिए, मामला एक बहुत ही बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है। कोई ऐसे हमें रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं कि कोई रिकॉन्सिलिएशन की कोई सूरत हाल निकल आएगी। इस वक्त जो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को भी पार्टी बनाया गया है, फरीक बनाया गया है। कल के स्पीच नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने तमाम डायनेमिक चेंज कर दिए हैं। अब एक पूरे सियासी पार्टी के एक रहनुमा और लीडर और पीडीएम के तमाम लीडर साहिबान ने पाक फ़ौज को फरीक इस पूरे सियासी दंगल में बना दिया है। इसी तरह इमरान खान दूसरी तरफ खड़े हैं। अब ऐसे वक्त में जब तकरीबन 3 दिन में हमारे 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, ऑफिसर्स को पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप आर्मी की उनको टारगेट करना, उनको सियासी इस पूरे बयानिए में ड्रैग करना, ये किनन एक रेड लाइन का क्रॉस होना है। अब आगे जाके जब आप आवाम को इस पे मोबालाइज करते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की फ़ौजी लीडरशिप जो है वो सियासत कर रही है, तो यकीनन इस वक्त जब पाकिस्तान की फ़ौज सबसे मकबूल तरीन है, सर्वेज़ में हर सियासी पार्टी से आगे है, तो उनको सियासी डिबेट में इंटर कराना यकीनन एक ऐसा अमल है जो सियासी में तारीख़ में नहीं मिलता। उस वक्त जब मार्शल लाइन थे, डिक्टेटरशिप था, तो हमें नज़र आता कि उसके ख़िलाफ़ लोग बोलते, चाहे वो मुशर्रफ का दौर था या उससे पहले अदवार रहे, लेकिन पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, जो इनके बकौल मुबैना धांधली के नतीजे में आई है, जो भी डिबेट है आप उस पर तो जो भी इल्ज़ामात लगा सकते हैं, एक सियासी हुकूमत है बहरहाल, और उसके आने के तरीके और मीन्स पे भी आप इल्ज़ामात लगा सकते हैं, जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी सियासी कल्चर है। लेकिन एक मुनज़्ज़म रियासती इदारा जो एक ग्रेविटेशनल पूल है, उसको इस लेवल पे ड्रैग करना, मेरे ख्याल में इसके खतरनाक अवाकिब होंगे, असरात होंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से काउंटर किया जा रहा है, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तकरीर थी, जिस तरीके से काउंटर किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये मामला मजीद जो है वो फ्लेयर अप होगा? इससे जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में तो देखिए, पहली बात ये कि इमरान खान इस वक्त आज की जो भी तकरीर थी वो इस पूरे पोजीशन में काउंटर नैरेटिव नहीं दे सकते। वो हुकूमत में इस वक्त हुकूमत के बहुत से चैलेंजेस हैं जिसमें अवामी मसाइल भी ज़्यादा हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो एक तरफ खड़ी है और इमरान खान दूसरी तरफ खड़े हैं। अवामी मसाइल अपनी जगह पे है, इसलिए जो भी डिबेट है इमरान खान का वो भी महदूद है, चाहे वो करप्शन का बयानिया है, और दूसरी तरफ जो एलीट है उनका भी लिमिटेड है, वो आवाम के बयानिए से बहुत दूर पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। लिहाजा जो आवाम की इश्यूज़ हैं वो क्रिटिकल हैं, लेकिन उनको आर्टिकुलेट करने के लिए शायद सियासी गवर्नमेंट भी तैयार नहीं और अपोजिशन भी तैयार नहीं। अब ऐसे में इमरान खान के लिए जो टास्क है वो सिर्फ ये नहीं है कि आवाम के मसाइल हल हों, उनका टास्क ये भी है कि पाकिस्तान के इदारों
की दिफा करें, उनका डिफेंस करें। लेकिन मैं समझता हूं कि कल के तकरीर के बाद मुझे उम्मीद है कि शायद हो सकता है ISPR का बयान आ जाए, शायद हो सकता है मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इन बयानात की तरदीद आ जाए, क्योंकि ये बहुत खौफनाक एलिगेशंस हैं जो लगाए गए। और पाकिस्तान के एक सियासी लीडर जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो आज भी GT रोड पे उनका इन्फ्लुएंस है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं और आज भी बाकी अपोजिशन उनके साथ है, तो इस तरह के सियासी माहौल में टेम्परेचर का इस हद तक जाना ओवरऑल मुल्क के इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूएशन के लिए बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सवालात यकीनन खड़े हो गए और मुश्किल हालात भी पैदा हो सकते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मरूजी हालात हैं वो इंतहाई पेचीदा हैं। इसमें इस किस्म की गहमा गहमी और उसके साथ साथ ये जो नैरेटिव आप लेके चल रहे हैं, आज फरीक 2 नहीं, आज फरीक आपने 3 कर दिए हैं, तो मामला वही है कि पेचीदगी की तरफ है। कोई आपके पास इसका कोई ऐसा लाएअमल है कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सके, मतलब आज आप गवर्नमेंट टॉपल करने की बात करते हैं तो भी जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी तो साथ में हो कि जिसकी बुनियाद पर आप ये सेटल करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है मंसूर खान साहब कि ये मैंने जान अचकज़ई साहब की बात भी सुनी और भी बहुत से लोग जो बिलखसूस हुकूमत वाले हैं वो खींच खांच के तान मुसल्लह अफवाज की तरफ लेके जाते हैं। नहीं, देखें, कोई नेवल चीफ पर तनकीद नहीं करता, कोई एयर चीफ पर तनकीद नहीं करता, लेकिन जब अपोजिशन के जलसे से 5 दिन पहले कुछ ऐसा बयान आ जाए तो बहुत से रिटायर्ड फौजी जो हैं वो टीवी चैनल्स पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन के तौर पर उसको फिर इस्तेमाल करें तो फिर उससे तनकीद होती है। हम फ़ौज को, मुसल्लह अफवाज को सलाम भी करते हैं बतौर इदारा और उसे मजबूत करना चाहते हैं, और मुसल्लह अफवाज मजबूत उसी सूरत में होती हैं कि वो आइन और कानून पर अमल करें, अपने हल्फ की पासदारी उनका हर आदमी, हर अफसर नीचे से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सब करें। उससे उनकी इज्जत भी बढ़ेगी, उनका प्रोफेशनलिज्म जो है यानी पेशा वाराना लिहाज से भी मजबूत होंगे, दुश्मन पर उसकी हैबत। जिस तरीके से आपका क्रिटिसिज्म जारी है, जो रास्ता आपने अपनाया है, ये सारा कुछ अगर आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए तो इस रास्ते से गुजरते हुए आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि आप ये कर पाएंगे? देखिए, क्योंकि इसके आगे तो सिर्फ तसादुम दिखता है मुझे कि कल मैं अर्ज करता हूं, कोई हम तसादुम नहीं कर रहे। मैंने अभी कहा है कि बिल्कुल कल ऐलान कर दें कि हम सिर्फ आइन के पाबंद हैं, खुदा की कसम कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगा, और इनके किसी हरकत से, किसी मामले से सियासत नज़र नहीं आनी चाहिए। देखें, सियासत जिन्होंने की, इक़्तिदार पर कब्जा किया, मुल्क तोड़ दिया, उन्होंने दरिया बेच दिए, उन्होंने ऑपरेशन जबराल्टर 64 में ऑपरेशन जबराल्टर में मार खाई, फिर हमसे सियाचिन चला गया। ये वही वक्त था जब हमारे कुछ आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे वो एक आदमी थे, लेकिन उन्होंने सियासत की, इक़्तिदार पर कब्जा किया। नतीजा क्या हुआ? फौज भी बदनाम हुई, मुल्क भी कमज़ोर हुआ और शिकस्त भी हुई। तो इसका एक ही इलाज है कि जो उनका काम है वो करेंगे, उसमें वो खूब मशक हम पहुंचाएंगे, खूब मजबूत होंगे, दुश्मन खौफजदा होगा। वरना मैं ये कह रहा था कि वाजपेयी ने कहा था अपने फौजियों को कि पाकिस्तान में जो फौज है वो तो टैक्स कलेक्टर हैं और तुम प्रोफेशनल फौजी हो। तो ये हमारा दुश्मन बनिया हमें ये ताने दे रहा था। तो अगर हम अच्छे, अभी जो कहा जी ISI जानती है, तो पूरे इदारे ISI इंटेलिजेंस एजेंसी को बदनाम कर दिया। इस पे इंडिया में क्या कुछ हो रहा है पढ़े न जरा। हमें कहते हैं जी फलां बात है, तो जो जवाब इस बात का नहीं देते हमारे PTI वाले हजरात कि भाई इमरान खान ने नई दिल्ली में बैठ के क्या कहा फौज के खिलाफ, वहाँ टीवी इंटरव्यू में क्या कहा फौज के खिलाफ, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट को क्या कुछ कहते रहे, लंदन जाकर क्या कुछ कहते रहे। ये इन बातों का जवाब, फिर क्यों मोदी को वोट दिया सलामती काउंसिल की सीट के लिए, ये इसका जवाब ही नहीं देते। इसका जवाब दो भाई। फिर ये तुम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो, आते ही आपने CPAC को जो है वो रैप अप करने की कोशिश की। आपका जो तर्ज अमल है वो भी बयान दिया कि CPAC बंद साहब, अगर आज आप इनसे जवाब मांग रहे हैं तो इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन को जो है आज आप इस नहज पर लेकर आए हैं। मैंने अर्ज ये कहा, मैंने ये अर्ज किया कि हमने तो हाथ आगे बढ़ाया, बार बार पाकिस्तान के अवाम के लिए बढ़ाया,
हमने तो इक्तिसादी चार्टर के लिए भी कहा, हमने तो लब्बैक तहरीक लब्बैक के धरने की भी मुखालफत की, हुकूमत के साथ खड़े हो गए। क्या इनको किसी वक्त इस बात का पास था, क्या इनको किसी वक्त इस बात का ख्याल आया कि ये अपोजिशन, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। यार इससे ज्यादा तामुन की पेशकश हो सकती है? फिर उसने क्या कहा कि इमरान खान ने। उस्मान बसरा साहब, सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं। यकीनन जो है वो ये सारे मसले मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, ख़ासतौर पे मतलब जो चीज़ें एड्रेस करने की हैं उससे हट के जो है वो चीज़ें हो रही हैं। ये नई रिवायतों को जो है वो जन्म दिया जा रहा है। अच्छा मंसूर, मैं इत्तेफाक से ये पूरा टाइम भी नोट कर रहा हूं कि आपने अनइंटरप्टेड टाइम दिया है सदीक अल फारूक साहब को 8 मिनट और 24 सेकंड का। अब आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिएगा। सदीक अल फारूक साहब या उनकी पार्टी यानी नवाज शरीफ के सारे जो कारिंदे समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम शायद बेवकूफ है। ये सब कोई मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर समझते हैं। सवालों के जवाब ऐसी बात नहीं है, चंद एक के अलावा बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेन लोग हैं। कह रहे हैं जी मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो पॉलिटिक्स में है और जो भारत की फौज बड़ी प्रोफेशनल है। हमें पता है कि आपको चचा जान मोदी से बड़ी मोदी ने नहीं कहा, वाजपेयी ने कहा। जब जियाउल हक की भाई सुन वाजपेयी ने कहा, मेरी भी सुन लीजिए ना। आप वाजपेयी को कोट कर रहे हैं ना, अगर आप इस तरह तो वाजपेयी ने कहा, मैं आपकी गलती दुरुस्त कर रहा हूं। के दौरान एक लफ्ज नहीं बोला हूं। होल्ड जी जी, भाई मैं आपकी गलती दुरुस्त कर रहा हूं। आप नहीं, आप मुझे इंटरप्ट ना करें ना जी, मुझे बाद में कर लीजिएगा अपने टाइम के ऊपर, मुझे बताइएगा, मेरी इस्लाह बाद में कर दीजिएगा। आप जरा मोदी को बताते हैं कि जब नवाज शरीफ चूसनी चूस रहा था जनरल जिलानी के पास बैठ के, जब जनरल जियाउल हक की गोद में बैठ के पंगूड़े के अंदर वो झूठे ले रहा था, तब उसको बताना था कि फौज प्रोफेशनल है, कि फौज सवालों का सियासी जवाब है। नहीं देंगे। यानी कि आप सारे के सारे फौज की नर्सियों के पैदावार हैं। जब आपने जनरल असद दुरानी से पैसे लिए 1 करोड़ रुपया और पार्टी बनाई और इलेक्शन लड़ा, तब फौज ठीक थी। आज फौज गलत हो गई है। जब आपको एनआरओ चाहिए, मुशर्रफ आपको माफ करके एनआरओ देके जहाज पे चढ़ाए 40 संदूक लेके, फिर फौज ठीक है, वो मुशर्रफ भी ठीक है। आज आप जनरल आप हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सवाल करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बच्चे चोरी में मुलव्वस नहीं है। मैं मुदाखलत नहीं करता, लेकिन आप जवाब दें सवालों का। के बच्चों के पापड़ वाले के मंजूर सवालों का जवाब दें। नहीं पकड़े गए। मुश्ताक चीनी मैं आपसे कहता हूं बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने तकरीर शुरू की है, सवालों का जवाब दो। मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, आपकी अपनी बारी पे कीजिए। मैं नहीं करता, लेकिन खुदा के लिए सवालों का वही चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो खल्फिशार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कोई पॉजिटिव बात करें, कोई वे आउट निकाला जाए। पाकिस्तान की मुखालिफ रॉ कुत्तों के साथ आप बैठे हुए हैं, जवाब आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे। बच्चे आपके चोर हैं, पूरी जिंदगी के लिए आप नाअहल हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला करते हैं, छांगा मांगा। मोदी को आपने सलामती काउंसिल का वोट क्यों दिया? मोदी को साड़ियां आप देते हैं, आम की पेटियां आप मोदी को सलामती काउंसिल का वोट क्यों दिया? मेरी फौज मेरी पीठ पे छुरा घूमती है और जवाब आपको मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे। जब कोई खुदा का खौफ करें, यानी कि आप जिंदाल के साथ बैठ के 5 के मुकाबले में 6 धमाके इमरान खान ने किया। आप जिंदाल से चोरी छुपे साहब, आप बिल्कुल सारी बातें आपकी सही तस्लीम कर लेता हूँ। ये बता दीजिए आप इस सारे मामले से अब निकलेंगे कैसे, कैसे आप हैंडल करेंगे अपोजिशन की इस तहरीक को? देखिए, अपोजिशन की तहरीक 20 साल चले, पूरी दुनिया में चले, हमें कोई इसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि ये एनआरओ के लिए भीख मांग रहे हैं, नाक रगड़े थे। अब एनआरओ नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अस्करी इदारों को मैदान में ले आए। पॉलिटिक्स में इनके मुंह को मंसूर खून लगा हुआ है, एनआरओ का खून लगा हुआ है। इन्होंने मुशर्रफ जैसे आमर से भी एनआरओ ले लिया था, जो बड़े टैक्सफुल लोग हैं। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है, अब आगे इमरान खान खड़ा हुआ है। अब वो इमरान खान खड़ा हुआ है जो इनको एनआरओ नहीं देगा। बस साहब, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पूछेंगे कि इमरान खान साहब ने फरमाया कि अब आप एक नए मुख्तलिफ इमरान खान की सूरत में जो है वो हमारे सामने होंगे। वो मुख्तलिफ इमरान खान क्या होंगे, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल का,
जाना चकजी साहब, ये रियासत की क्या शक्ल है कि एक शख्स पे जो है वो ये इल्ज़ाम एक तरफ आयद किया जाता है कि जनरल जिलानी की पैदावार जनरल ज़िया की गोद में बड़े हुए और उसके बाद वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर, आज वो गद्दार हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है कि वो इसराइल के एजेंट हैं, मतलब ये कौन सी रियासत है, ये सियासी इंस्टीट्यूशन कहाँ जाके ठहरेगा, इस पर जो अवाम का एतमाद जो है वो अब कहाँ खड़ा होगा? अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि दो अल्फाज या फ्रेजेस आर्टिकल 6 और गद्दार के दो के ऐसे अल्फाज है जिन पे बहस हो सकती है, जिनकी डेफिनेशन पे अभी कोई इत्तेफाक राय नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स वाकई हमारे सामने हो सकते हैं और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। प्रो इंडियन बयानिया हमारे सामने है। हिंदुस्तान के साथ, मोदी सरकार के साथ ताल्लुकात, बिलखसूस शरीफ ख़ानदान के, ये भी हमारे साथ हमारे सामने है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि उनके न सिर्फ शरीफ ख़ानदान से बल्कि दुनिया के जो पॉलिटिकल एलीट है, सऊदी अरब से लेके अमेरिका तक, उनके स्पेशल रिलेशंस हैं, यहाँ ताकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो इसराइलियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान की एक डोमिनेंट सियासी ख़ानदान जो पिछले 40 साल से किसी हवालों से इक़्तिदार में रहा है और यकीनन उन्होंने बिजनेसेस किए हैं, पैसे बनाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस इल्ज़ाम उन पर लगे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गद्दार कौन है कौन नहीं है, लेकिन प्रो इंडिया स्टांस हमारे सामने है। कुछ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पठानकोट का वाक़या भी इसी तरह है कि नवाज शरीफ साहब ने जब उनको फ़ोन आया हिंदुस्तान का तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बजाय एकदम से पाकिस्तानी अफवाज पे, ISI पे इल्ज़ाम लगाए। तो ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है, इस पे डिबेट हो सकती है। तो हिस्ट्री का हिस्सा तो आ रहा कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वो तो मौजूदा वज़ीर आज़म की अगर हिस्ट्री आप उठा लें तो वहाँ पर भी आपको इसी किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। मसला ये कि सियासतदान जब ब्लैकमेलिंग करते हैं तो पाकिस्तान की फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जब उन्हें खंदा चाहिए होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट का खंदा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये सब की हिस्ट्री है। अब मसला ये कि क्या पाकिस्तान की जो 5 सियासी ख़ानदान हैं या सियासी पार्टियाँ हैं जिनमें सीरियस इशूज़ हैं जमहूरियत के हवाले से, उनके रवैयों के हवाले से, ये सिर्फ मोनोपोली है इनका कि पाकिस्तान की सियासत का तयन करे, तो पाकिस्तान के लोगों के नाम पर सिविलियन सुपरमेसी का जो मिथ और बयानिया दे रहे हैं सिर्फ इन्हीं का नाम है, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के तमाम सियासी रुझानात जिनके असरात किसी भी हवाले से फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पे हो सकते हैं उस हवाले से अपना रवैया शो करें। ये एक ऐसा डिबेट है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हल नहीं हो सकता, क्योंकि आईनी बातें जितनी भी सही हों, जब तक पॉलिटिकल एक्टर्स पॉलिटिकली भी जमहूरी लिहाज से भी अपने नहीं करेंगे, यकीनन जो है वो सूरत-ए-हाल तब्दील नहीं हो सकती। सिद्दीक उल फारूक साहब, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी। जी सिद्दीक उल फारूक साहब, जी मतलब सूरत-ए-हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन कोई आप भी कोई मैकेनिज्म नहीं दे पा रहे हैं। मतलब इन जलसे जुलूसों से कल को धरना होगा, मजीद एजिटेशन होगी, इंतशार होगा और उसके बाद जो है वो होगा क्या? अब आप मंसूर, मैं अमली तौर पे तो मंसूर आप अमली तौर पे मुझे मुझसे पूछा है आपने ना, बात कर रहा था, ये बहुत इंटरप्ट कर रहे थे। अब मैं इनको बात नहीं करने देना चाहता हूं क्योंकि जब ये मैं बस साहब आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट टाइम आप बात नहीं करने देंगे। पहली बात तो ये है, ये इनको बताएं कि जब बात करते हैं ऑनलाइन बैठ के इंटरप्ट नहीं करते। अब मैं इनको करूं, इनको लग पता जाए किस तरह से इंटरप्शन होती है। अब मैं अपनी मॉरल ग्राउंड पे इनको बात करने की इजाजत बिल्कुल उसी मॉरल ग्राउंड पे जो है वो मैं आपसे कह रहा हूं कि जनरल असद दुर्रानी जी जनरल असद दुर्रानी के रा के साथ राबते साबित हुए और उन्होंने रा के चीफ के साथ बैठ के किताब लिखी और फिर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ इकदाम किया और उनसे तो वो असद दुरानी जो रा के चीफ के साथ बैठ के किताब लिखे। और मेरा ख्याल है कि अगर आप फजूल बात बंद करेंगे और इमरान खान इसका हल ये है कि हम जो दबाव डाल रहे हैं उसका इलेक्शन और इमरान खान जो नया इमरान खान है ना, वो 162 अरब रुपए अपनी बहन के वापस करेगा, वो अपने काले पैसे वापस करेगा, जबरदस्त, वो चीनी के चोरी के पैसे वापस करेगा, वो बिजली की चोरी के पैसे वापस करेगा, वो गंदम की चोरी के पैसे वापस करेगा। ये बिल्कुल हम ऐसे ही वसूल कर लेंगे जैसे इमरान खान जो है वो आपसे पैसे लेके जो है वो पाकिस्तान को दे रहे थे। जी बसरा साहब फरमाइए।
कोई है, कोई मैकेनिज्म है आपके पास इसको काउंटर करने का, पॉलिटिकली काउंटर करने का कोई मैकेनिज्म है? सदीक अल फारूक साहब ने कहा है, सदीक अल फारूक साहब के बकौल के जनरल असद दुरानी रॉ से मिले हुए थे और वही जनरल असद दुरानी नवाज शरीफ को पैसे भी दे रहे थे। तो ये देख लीजिए कि ये एक नेक्सस तो खुद ही मान रहे हैं ये आपके प्रोग्राम में, मैं तो नहीं कह रहा। तो किताब लिखी और उसके खिलाफ एक्शन लिया आर्मी ने। बसरा साहब, मैं आपकी कौन सी बात मानूं कि नवाज शरीफ जो है वो फौज की पैदावार है या वो राह के एजेंट है, मतलब वो क्या है? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, सदीक अल फारूक कह रहे हैं कि जनरल असद दुरानी से सवाल का जवाब नहीं दिया और जनरल असद दुरानी रॉ से भी मिले हुए थे। ये खुद ही कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये तो वो खुद मान रहे हैं। भाई वो किताब उसने लिखी या आपने लिखी? ये जो राह के चीफ के साथ बैठ के जो किताब लिखी जिस पे फौज ने एक्शन लिया और उनकी सारी मुराद खत्म कर दी, वो किसने लिखी? बयानिया लेके पाकिस्तान में आए हैं आप। अल्ताफ हुसैन नंबर 2 है। आप पाकिस्तान के ऊपर एक अल्ताफ हुसैन की शक्ल में नया अफरेद मुसल्लत हैं। अब ये साबित हो गया। अब आप इमरान खान ने जो कुछ इंडिया में बैठ के कहा है उसका जवाब दें भाई। इमरान खान के जादू से निकले। इमरान खान ने आपको एनआरओ नहीं देना, ये नवश्ता दीवार है। पाकिस्तान के 22-23 करोड़ लोग फौज से मोहब्बत करते हैं और नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया जूते की नोक पे रखते हैं। पाकिस्तान के लोग अपनी फौज अस्करी लीडरशिप से मोहब्बत करते हैं और वो हमारे सरहदों के मुहाफिज हैं। हम उनकी इज्जत और तकरीम के मुहाफिज हैं। बसरा साहब, कोई मसालियाताना रवैया अगर हुकूमत का हो तो शायद हालात के इस कशीदा माहौल से जो है वो निकाला जा सकता है, लेकिन इसी इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत और गद्दार बराए गद्दार के मामलात के बाद ऐसा नहीं, मतलब कोई ऐसी राह नहीं दिखाई देती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वहां तो अब कोई उम्मीद ऐसी बाकी नहीं बची है कि कोई अपनी जो है वो किरदार अदा करते हुए जो है वो मामलात को मफाहमत की तरफ लेके जाएगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मंसूर खान को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।